नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति विद्यार्थी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के बारे में आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। बात करेंगे उसके कारण के बारे में। बांग्लादेश में हाल ही में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। अपना देश छोड़कर भागना बेहद ही मुश्किल फैसला होता है। आखिर क्या हुआ कि उनके खिलाफ जनता में इतना गुस्सा भर गया जो उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। हाल ही में 6 महीने पहले ही वो चुनाव में जीती थी और एक बड़ी जीत उनको मिली थी। आखिर शेख हसीना है कौन? सबसे बड़ा सवाल यह है। शेख हसीना बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता, सबसे बड़े नेता बंगबंधु मुजीबुर रहमान की बेटी है। मुजीबुर रहमान वही जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लिए क्या किया है इसको बताने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। वह उनकी बेटी ने भी, जो 5 बार प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी क्या किया है, यानी शेख हसीना ने जो क्या किया है, यह भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 15 सालों में बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ गया है। बांग्लादेश ने हर इकोनॉमी को जो मापने के पैमाने होते हैं, हर पैमानों में बांग्लादेश ने सुधार किया है। बांग्लादेश ने हाल फिलहाल में विकास दर के मामले में, व जीडीपी के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में बांग्लादेश भारत व पाकिस्तान से भी आगे था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो एकाएक उनको देश छोड़कर भागना पड़ा? उनका विरोध बांग्लादेश में इतना हुआ, और वो भी सिर्फ एक आरक्षण जैसे मुद्दे पर। आरक्षण के मुद्दे पर उनका इतना विरोध हुआ जो उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में जो मुक्ति संग्राम हुआ था, मुक्ति आंदोलन हुआ था बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनमें जिन्होंने योगदान दिया था उनको बांग्लादेश में आरक्षण दिया गया था। वह 30% आरक्षण था। लेकिन उसके बाद यह आरक्षण उनके अगली पीढ़ियों को के लिए भी लागू कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब वह तीसरी पीढ़ी को भी इस आरक्षण का लाभ दिया जाने लगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के ही लोग थे। अधिकांश लोग उन्हीं की पार्टी से जुड़े थे, तो यानी फायदा सब कुछ उन्हीं से जुड़े लोगों को हो रहा था। इस बात का विरोध ज्यादा था कि, और दूसरा उन पर आरोप भी लग रहे थे कि वो अपने लोगों का ही फायदा करवा रही है, कुछ चंद उद्योगपतियों का ही फायदा हो रहा है। उन पर कुछ आरोप ऐसे भी थे कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि मुख्य विपक्षी पार्टी है बीएनपी, उनकी मुखिया को भी जेल में डाल दिया। आज ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने उनकी रिहाई का आदेश जारी किया था। उसके बाद वो फिर आज जेल से रिहा हुई। पहले तो यह आंदोलन केवल आरक्षण के मुद्दे पर था। हालांकि बाद में इस 30% आरक्षण को घटाकर 5% कर दिया गया था, लेकिन इससे भी बात नहीं बन पाई। युवाओं का गुस्सा इतना ज्यादा था क्योंकि बांग्लादेश में रोजगार की कमियां हो गई थी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही थी युवाओं को। युवा परेशान था। उसके बाद जो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने, वह जमात के लोगों ने, जो जमात की पार्टी है, उन्होंने अपने लोग इस आंदोलन में घुसाए। वह इस आंदोलन को, इस आरक्षण के संग्राम को और ज्यादा उग्र बनाया। इस वजह से यह आंदोलन लगातार हिंसक होता चला गया। इसमें शेख हसीना ने भी बल का इस्तेमाल किया और काफी छात्रों की जान चली गई, जिस वजह से छात्र और गुस्सा हो गए। छात्रों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता चला गया और यह गुस्सा सभी हद पार कर गया। उसके बाद सेना ने, जैसा बताया जा रहा है कि 45 मिनट का समय शेख हसीना को दिया था कि वो देश छोड़कर चली जाए। सेना ने भी हालांकि जश्न मनाया उनके जाने का। उसके बाद सेना से जुड़े लोगों ने ही बंगबंधु की मूर्ति तोड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि
शेख हसीना फिलहाल भारत में मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो लंदन जा सकती है, लेकिन अभी उन्होंने लंदन में आधिकारिक तौर पर शरण नहीं मांगी है। अनौपचारिक तौर पर उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन इस घटनाक्रम से भारत की चिंताएं बढ़ गई है। अगर भारत शेख हसीना को शरण देता है तो बांग्लादेश में जो नई सरकार बनेगी उसके साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेख हसीना ने आखिर किया क्या था। शेख हसीना ने, पहले हमने आपको बताया कि शेख हसीना ने जीडीपी और आर्थिक सुधार काफी किए। शेख हसीना ने यह भी किया कि बांग्लादेश में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वह इतना सक्षम बना दिया कि वह अपनी जरूरत की 98% दवाई अपने देश में ही बना लेता है। वह किसी दवाइयों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। यह बांग्लादेश की सबसे बड़ी बात। दूसरा, बांग्लादेश टेक्सटाइल उद्योग में, यानी बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में भी बाकी अन्य देशों, अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें तो काफी आगे चला गया है। भारत के लिए चिंता की बात सबसे बड़ी यह है, और इसमें हम सुरक्षा एजेंसियों का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर भी मान सकते हैं, क्योंकि जब इतने दिन से यह कोशिश चल रही थी बांग्लादेश में, तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्यों सचेत नहीं किया, वहां से अपने लोगों को पहले क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वहां पर लगभग 20,000 भारतीय भी फंसे हुए हैं। उनकी जान माल की भी हानि हो सकती है। यह पूरी तरह से भारतीय एजेंसियों का फेलियर है, क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं कि इस तख्ता पलट के पीछे CIA, चाइना व पाकिस्तान की ISI बताई जा रही है। पर क्या यानी इसका मतलब है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां फेल साबित हुई? उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनके पड़ोसी बांग्लादेश के में इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। वो भी उस नेता के लिए जो भारत का मित्र समझा जाता था। शेख हसीना के भारत के साथ संबंध काफी अच्छे रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में उनके संबंध और अच्छे हुए हैं। शेख हसीना की पॉलिसी हमेशा से प्रो इंडिया रही है, लेकिन जो अब सरकार में आने जा रही हैं, शायद खालिदा जिया या उनसे जुड़े लोग या BNP पार्टी से जुड़े लोग जो सत्ता में आएंगे, वो हमेशा से एंटी इंडिया समझे जाते थे। तो ऐसी दशा में यह पूरी तरह से भारत की खुफिया एजेंसियों की चूक कही जानी चाहिए। इंटरनेट पर एक नई थ्योरी भी चलाई जा रही है। हम नहीं जानते इसके बारे यह सत्य है या असत्य है, लेकिन हम आपको इसके बारे में बताएंगे जरूर। यह थ्योरी यह है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू 2023 की जनवरी में अपने बांग्लादेश दौरे पर थे। लू साहब अमेरिका की साउथ और सेंट्रल एशिया नीति के लिए जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस और डिप्लोमेट सर्किल में लू की पहचान रिमीज गेम चेंज मास्टर की है। डोनाल्ड लू की ख्याति आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चलते लोकसभा चुनाव में वो चेन्नई में थे और इन्होंने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को भयंकर असहज कर दिया था। बहरहाल यूएस के पिछले दौरों में बांग्लादेश की दिलचस्पी बढ़ी है। इसकी दो वजह है। बांग्लादेश की चीन से बढ़ती करीबी। चीन ने बांग्लादेश के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट किए हैं। दूसरी तरफ वो बांग्लादेश को सबमरीन सहित हर तरह के हथियार दे रहा है। यूएस बांग्लादेश को अपना लिसनिंग पोस्ट बनाने की फिराक में था, जहां से वो चीन और भारत पर एक साथ नजर रख सकता है। इसके लिए यूएस ने बांग्लादेश को क्वाड में भी सीट ऑफर की थी, जिसे शेख हसीना ने स्वीकार नहीं किया। अमेरिका की दिलचस्पी की दूसरी बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने की योजना यही नहीं बन पाई। यहाँ से शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने की योजना यहीं से बन गई थी। यहाँ से डोनाल्ड लू की भूमिका की शुरुआत होती है। योजना के मुताबिक मुख्य विपक्षी पार्टी BNP सहित दूसरी राइट विंग पार्टियों ने चुनाव के दौरान केयरटेकर गवर्नमेंट की मांग की थी। मतलब शेख हसीना चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे और उसके बाद उसकी जगह केयरटेकर गवर्नमेंट ले ले। लेकिन शेख हसीना को 2008 का दौर याद था, उन्होंने यह बात नहीं मानी। CIA के इशारे पर BNP और दूसरी बड़ी ओपोजिशन पार्टियों ने चुनाव में भाग नहीं लेने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की योजना थी कि वह चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात कहकर बांग्लादेश में हस्तक्षेप करेगा और अपनी फेवरेबल रेजिम खड़ी करेगा। लेकिन भारत और चीनी खुफिया एजेंसियों ने इस चाल को अंजाम पर नहीं पहुंचने दिया। रॉ और चीन की MSS ने मिलकर छोटी मोटी पार्टियों का एक गठबंधन यूनाइटेड फ्रंट खड़ा किया और चुनाव प्रक्रिया को पूरा करवाया। CIA और जमात इस्लामी के जरिए चल रहा ISI का ऑपरेशन
पूरी तरह से फेल रहा। CIA का यह अनफिनिश्ड बिजनेस था। अब यह जाकर पूरा हुआ है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम योद्धाओं के परिवार को मिलने वाला आरक्षण बांग्लादेश की एक बड़ी फॉल्ट लाइन भी है। पहले भी इसके खिलाफ बड़े आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन CIA ने बड़े तरीके से साधा। मई में डोनाल्ड लू फिर से बांग्लादेश गए। विकास और आपसी सहयोग की बात हुई। ठीक इसके बाद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ एक मेजर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया। शेख हसीना को भारत का एजेंट बताया गया और आखिर में सिविल अनरेस्ट के जरिए तख्ता पलट हुआ। इस पूरे ऑपरेशन का तरीका आपको यूक्रेन और ऑरेंज रेवोल्यूशन या अरब स्प्रिंग की याद दिलाता है। भारत के लिए बांग्लादेश में इंटरवीन करने की नैतिक मजबूरी है। शेख हसीना भारत की 2 पीढ़ी से दोस्त रही है। दूसरी तरफ मणिपुर में अस्थिरता फैलाने वाला संगठन कुकी नेशनल आर्मी का प्रमुख PS हाओगीपी घोषित रूप से CIA का कोऑपरेटिव है। यह संगठन भारत, म्यांमार, बांग्लादेश के चिटगांव हिल्स में सक्रिय है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत अपने बगल के देश में अमेरिका की कठपुतली सरकार सहन नहीं कर सकता। पूरे नॉर्थ ईस्ट और बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा का सवाल है। बांग्लादेश ने देश जरूर छोड़ा है, लेकिन हो सकता है यह उसका एंड गेम नहीं है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। राजनीति विद्यार्थी को फॉलो कीजिए। आपकी फॉलो की, आपके सब्सक्राइब की, लाइक शेयर की हमें आवश्यकता है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा व हम आगे भी वीडियो बनाने में कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद।